हेलो स्टूडेंट्स, हमने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की बात कर ली थी। ठीक है, 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग्स की भी बात कर ली थी। मॉर्निंग सिकनेस, मोशन सिकनेस हम पढ़ चुके थे। अभी आज हमें स्टार्ट करना है प्रोकाइनेटिक ड्रग्स से। तो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स क्या होती हैं? इनको D2 ब्लॉकर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? D2 ब्लॉकर्स। D2 का क्या मतलब है? D2 मीन्स कि डोपामीन रिसेप्टर या डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, राइट। तो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम जो कर रही हैं वो कहलाती हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। ठीक है, अब इसमें जो मेन दो ड्रग्स आती हैं वो आती हैं मीटोक्लोप्रामाइड और डोमपेराडोन। ठीक है, तो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स को MD से याद रखेंगे। कौन कौन सी? एक तो मीटोक्लोप्रामाइड, क्लोप्रामाइड, एक होती है डोमपेराडोन। आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मीटोक्लोप्रामाइड जो होती है ये D2 ब्लॉकर तो होती ही है, साथ ही 5-HT3 ब्लॉकर भी होती है। तो हम इसको एक तो CTZ को सप्रेस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर GIT में इरिटेशन की वजह से वॉमिटिंग हो रही है तो उसको उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों पर एक्शन दिखाती है। D2 ब्लॉकिंग भी करती है, इट्स अ D2 ब्लॉकर, एंड 5-HT3 एंटागोनिस्ट ऑल्सो। ठीक है, दोनों तरीके से काम करती है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है ना, दो तरीके से एक्शन रहेगा। D2 ब्लॉकर की तरह एक्ट करेगी तो ये सेंट्रली एक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि सीधे ब्रेन पर ही एक्ट होना है। ठीक है, और 5-HT3 एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करेगी तो पेरीफेरली करेगी, पेरीफेरी में एक्ट करेगी। अब ये एक्शन कैसे होता है तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। देखो, सेंट्रली एक्ट करने में ये सप्रेस करेगी CTZ को, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को। वो सप्रेस होगा, वो एक्टिवेट नहीं होगा तो वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट नहीं होगा, जिस वजह से वॉमिटिंग रुक जाएगी। ठीक है, अब ये जब सेंट्रली एक्ट करती है तो क्या कर रही है? D2 ब्लॉकिंग कर रही है, यानी डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम कर रही है, जिस वजह से डोपामिन रिलीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसको अलग से समझते हैं थोड़ा। देखो, मैंने क्या बोला, जो मीटोक्लोप्रामाइड है, मीटोक्लोप्रामाइड की बात कर रहे हैं अपन। तो मीटोक्लोप्रामाइड क्या कर रही है? ये D2 ब्लॉकिंग कर रही है। पहले अगर हम सेंट्रल एक्शन की तरफ देखें, ये दोनों तरीके के एक्शन दिखाएगी, सेंट्रल भी और पेरीफेरल भी। ठीक है, सेंट्रल भी और पेरीफेरल भी। तो पहला हमने देखा D2 ब्लॉकर की तरह एक्ट करा इसने, तो CTZ सेंटर को सप्रेस कर दिया, वॉमिटिंग नहीं हुई। ठीक है, अब दूसरा एक्शन क्या करेगी? D2 इज डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स, और एक सेकेंड रुकेंगे, हाँ। तो D2 क्या है? डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। अब हमने एक डिजीज पढ़ी थी जो थी पार्किंसन डिजीज पढ़ी थी। तो उसमें क्या था, जो हमारा ब्रेन का एक पोर्शन होता है सब्सटेंशिया निग्रा, जहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो डोपामिन रिलीज करती हैं। ठीक है, तो डोपामिन अगर कम हो जाता है तो पार्किंसन डिजीज होता है। अब यहाँ पे D2 ब्लॉकिंग का एक्शन करने से क्या होगा, कई बार क्या होता है, डोपामीन नहीं बन पाता है प्रॉपरली, तो इट मे इंड्यूस पार्किंसन लाइक सिम्टम्स। क्या शो करेगी? पार्किंसन लाइक सिम्टम्स शो करेगी। कौन? मीटोक्लोप्रामाइड लेने से। ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डोपामीन। ठीक है, दोबारा से समझाती हूँ। देखो, मैंने क्या बोला, मीटोक्लोप्रामाइड सेंट्रली भी एक्ट करती है, पेरीफेरली भी एक्ट करती है। अब सेंट्रली एक्ट करने में ये क्या करेगी? D2 ब्लॉकिंग एक्शन शो करेगी। D2 मीन्स डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी, जो कहाँ प्रेजेंट थे? CTZ में प्रेजेंट थे।
ठीक है। अगर इसको एंटी एमेटिक एक्शन की तरफ देखें तो CTZ सेंटर में क्या थे, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स थे, जिनकी वजह से CTZ एक्टिवेट हो जा रहा था और ये इम्पल्स भेज रहा था वॉमिटिंग सेंटर को। तो वॉमिटिंग तो D2 ब्लॉक होने से, D2 रिसेप्टर्स ब्लॉक होने से CTZ सेंटर स्टिमुलेट नहीं होगा और वॉमिटिंग इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है। अब D2 मीन्स डोपामिनर्जिक, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो डोपामीन रिलीज नहीं होगा और डोपामीन की कमी की वजह से क्या हो सकता है, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट में। और पार्किंसन लाइक सिम्टम्स क्या होते हैं, हम पढ़ के आए हैं ट्रैप से, हमने याद किया था क्या क्या, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, एकाइनेसिया और पोस्चुरल डेफिशिएंसी या फिर पोस्चुरल डिफेक्ट। ठीक है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। अब ये तो हमने देख लिया मीटोक्लोप्रामाइड के साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं। अब दूसरा साइड इफेक्ट क्या होता है, अब देखो ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो डोपामीन होता है, डोपामीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या है, ये मिल्क इजेक्शन हार्मोन है। ठीक है, मिल्क को इजेक्ट कराने में हेल्प करता है, मिल्क फॉर्मेशन करने वाला हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन है मिल्क रिलीजिंग वाला, मिल्क इजेक्ट कराने वाला, ये मिल्क प्रोड्यूस कराता है फीमेल में ड्यूरिंग टाइम ऑफ लैक्टेशन। तो डोपामीन क्या है, इसके एंटागोनिस्ट है। अब देखो डोपामीन नहीं रिलीज हुआ तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में। इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं फिर से। मैंने बोला डोपामीन is inversely proportional to prolactin, which is milk secreting hormone. ठीक है, अब प्रोलैक्टिन क्या है, मिल्क सिक्रीट कराने वाला हार्मोन है। अब अगर डोपामीन किसी वजह से कम होगा, किसी वजह से क्या, मीटोक्लोप्रामाइड क्या कर रही है, D2 ब्लॉकिंग कर रही है, जिसकी वजह से डोपामीन डिक्रीज कर जाएगा बॉडी में, तो प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा, इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, तो ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ D2 रिसेप्टर्स क्या होगा, प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा, प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब प्रोलैक्टिन फीमेल्स में तो वही कराएगा क्या, फीमेल्स में गैलेक्टोरिया कराएगा, यानी मिल्क फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है, फीमेल्स में तो मिल्क प्रोडक्शन कराएगा, लेकिन मेल्स में क्या कराएगा, मेल्स में ये जो मीटोक्लोप्रामाइड है ये करा देती है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया का क्या मतलब है, मेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाना। ठीक है, तो ये जो इसका एक इफेक्ट है गैलेक्टोरिया वाला, तो इसको कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल्स होती हैं जिनका सिजेरियन सेक्शन हुआ होता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स का अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ होता है तो कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स में मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में हम इस ड्रग को देते हैं मीटोक्लोप्रामाइड, पेरिनॉम नाम से आती है, मार्केट नेम इसका पेरिनॉम है। ठीक है, तो ऐसे भी गैलेक्टोरिया अगर हमें इंड्यूस कराना है तो हम ऐसे करा सकते हैं। बाकी हम इसका साइड इफेक्ट देख रहे थे, अगर हम मीटोक्लोप्रामाइड देते हैं फॉर एंटी एमेटिक एक्शन तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो मैंने कहा D2 रिसेप्टर्स अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो डोपामीन कम हो जाएगा, डोपामीन के कम होने से क्योंकि प्रोलैक्टिन इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, जो कि फीमेल्स में क्या कराता है, गैलेक्टोरिया यानी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कराता है, राइट। और मेल्स में क्या करा देता है, गायनेकोमेस्टिया करा देता है। ये तो हमने देखा। अब ये तीन एक्शन हम देख चुके हैं। पिछला हमने देखा मीटोक्लोप्रामाइड क्या करा रहा था, CTZ सेंटर को सप्रेस कर रहा था या इसको एक्टिवेट होने से रोक रहा था। दूसरा ये पार्किंसन लाइक सिम्टम्स इंड्यूस कर रहा था। ये सब CNS वाले वर्क देख रहे हैं हम, CNS वाले फंक्शन देख रहे हैं।
और तीसरा हमने देखा ये क्या करा रहा है, फीमेल्स में गैलेक्टोरिया करा रहा है, मेल्स में गायनेकोमैस्टिया करा रहा है। तो ये बात करी हमने जो मीटोक्लोप्रामाइड है उसका सेंट्रल एक्शन। अभी पेरिफेरल एक्शन कैसे होता है, तो इसका जो पेरिफेरल एक्शन है ये ऐसे समझते हैं, ये कोई फूड कंटेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, और यहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर होता है, यहाँ पे होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। अब ये जो D2 एंटागोनिस्ट है ये क्या कराता है, ये इस पाइलोरिक स्फिंक्टर को रिलैक्स करा देता है, इसको रिलैक्स कराएगा, ठीक है। और जो ईसोफेजियल लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है इसको क्या कराएगा, इसको इसकी टोन को बढ़ा देता है, टोन बढ़ जाएगी तो ये टाइट हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इजीली खुल नहीं पाएगा। तो अब देखो ये चीज़ बंद हो जाएगी और ये चीज़ खुली रहेगी, तो जो फूड कंटेंट है वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, देखो ये चीज़ बंद हो रही है, ये खुली है नीचे वाली, तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे की तरफ पुश हो जाएगा, तो क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाएगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ गया, आसानी से जो स्टमक का कंटेंट था, जो GI ट्रैक्ट को क्या कर रहा था, इरिटेट कर रहा था, वो इरिटेशन नहीं होगा, इजीली जो बोलस है वो आगे की तरफ को पुश हो जाएगा। दोबारा से समझते हैं, हम देख रहे हैं मीटोक्लोप्रामाइड का पेरिफेरल एक्शन, ठीक है। पेरिफेरल एक्शन देख रहे हैं, तो पेरिफेरल एक्शन क्या है इसका, ये लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को बढ़ाता है और इसको कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इजीली नहीं खुल पाएगा। और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर को क्या करता है, ये रिलैक्स करा देता है, जिसकी वजह से जो फूड होता है, जो बोलस होता है, वो आगे की तरफ को पुश हो जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है, और मोटिलिटी बढ़ने की वजह से वॉमिटिंग जो इंड्यूस हो रही थी वो नहीं हो पाती है। तो हमने मीटोक्लोप्रामाइड के दोनों तरह के एक्शन देख लिए, सेंट्रल भी और पेरिफेरल भी। वापस से आते हैं, ठीक है। तो ये हम देख चुके मीटोक्लोप्रामाइड का एक्शंस, ठीक है। GIT पे भी होता है और CNS पे भी एक्शन होता है। अब अगला है डोमपेरिडोन। तो डोमपेरिडोन क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ D2 ब्लॉकिंग करने का काम करता है, ये पेरिफेरल एक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जो डोमपेरिडोन है not crosses ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। जो D2 ब्लॉकिंग करेगा, देखो D2 जो रिसेप्टर्स हैं वो पेरीफेरी में भी प्रेजेंट है और सेंट्रली भी प्रेजेंट है, तो ये जो D2 ब्लॉकिंग एक्शन करता है ये पेरीफेरल D2 ब्लॉकिंग एक्शन करता है, पेरीफेरल D2 ब्लॉकर, ठीक है, सिर्फ पेरीफेरी में करेगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, डोमपेरिडोन टैबलेट्स आती हैं, देखो वॉमी स्टॉप करके टैबलेट आती है, वॉमिटिंग को स्टॉप कराने वाली टैबलेट 10 mg की डोज में आती है, ठीक है। तो इसकी डोज क्या रहती है, 10 to 40 mg रहती है, बच्चों में 0.3 to 0.6 mg पर kg के हिसाब से रहती है, TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं इसे, ठीक है। तो डोमपेरिडोन अकेले भी आती है, वॉमी स्टॉप करके जो टैबलेट है 10 mg की, ऐसे भी आती है, कॉम्बिनेशन में भी आती है, देखा होगा आपने रेबीप्राजोल के साथ डोमपेरिडोन टैबलेट्स ऐसे करके आती हैं, ठीक है। अब एडजुवेंट एंटी एमेटिक्स, और क्या एंटी एमेटिक्स साथ में दिए जा सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, जिसमें आते हैं डेक्सामीथासोन 8 to 20 mg IV दिया जाता है इसे, डेक्सामीथासोन, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये। अब बात करेंगे हम, एक नया टॉपिक है, दैट इज डाइजेस्टेंट्स। अब देखो डाइजेस्टेंट्स क्या ड्रग्स होती हैं, अब
किसी भी वजह से अगर पेशेंट को इनडाइजेशन है, खाना पेट में पच नहीं रहा है, ठीक है, एसिड प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रहा है, या फिर किसी और वजह से, ठीक है, तो या फिर एंजाइम्स की डेफिशिएंसी है, उस कंडीशन में हम क्या देते हैं, हम डाइजेस्टिन देते हैं। आजकल तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जितने बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, कई बार रात को नींद प्रॉपरली नहीं आई, ठीक है, और जो खाने में जैसे कि फास्ट फूड ज़्यादा लेने से, ठीक है, और प्रॉपरली खाना नहीं खाने से, जो टाइम है ब्रेकफास्ट का उस टाइम खाना नहीं खाया, मील्स स्किप करने से भी कई बार इंडाइजेशन देखा जाता है। तो उस कंडीशन में जो ड्रग्स दी जाती हैं उन्हें बोला जाता है डाइजेस्टेंट्स, ठीक है। तो डाइजेस्टेंट्स क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो दीज आर सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू प्रमोट डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड का डाइजेशन कराएं वो क्या है, डाइजेस्टेंट्स हैं। तो इनमें क्या आती हैं, प्रोटियोलिटिक, देखो प्रोटीन है, प्रोटीन को हमारी बॉडी ऐसे ही यूटिलाइज नहीं कर पाती है, तो हमें उसको तोड़ना पड़ता है, हमारी बॉडी उसको तोड़ती है, तो तोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स यूज़ होते हैं। तो जो डाइजेस्टेंट्स हैं इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, इनमें प्रोटियोलिटिक ड्रग्स आती हैं, ठीक है। अमाइलोलिटिक जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं वो ड्रग्स आती हैं। लिपोलाइटिक यानी लिपिड्स को तोड़ने में जो एंजाइम्स काम आते हैं वो, या फिर इनके कॉम्बिनेशन यूज़ किए जाते हैं जिन ड्रग्स में, उनको डाइजेस्टेंट्स कहा जाता है, ठीक है। इन ड्रग्स को और क्या कह सकते हैं, कैसे एक्ट करती हैं, एपेटाइट स्टिमुलेंट्स, किसी को भूख नहीं लग रही होती है तो उस कंडीशन में जो ड्रग्स दी जाती हैं उनको डाइजेस्टेंट कहते हैं, या फिर हेल्थ टॉनिक्स के फॉर्म में दी जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कौन कौन सी ये ड्रग्स हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है पेप्सिन। पेप्सिन हम एक एंजाइम पढ़ते हैं जीआई ट्रैक्ट में भी, ठीक है। तो ये क्या होता है, पेप्सिन में बी अलोंग विद HCl एंड गैस्ट्रिक एकाइलिया। तो इसको किस कंडीशन में दिया जाता है, जब हमें पेप्सिन देना होता है, जब भी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता है बॉडी में, तो हम क्या करते हैं, डाइजेस्टेंट्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें हम पहला देख रहे हैं पेप्सिन। बहुत इसमें बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, ये लिक्विड के फॉर्म में, मींस सिरप्स के फॉर्म में आती हैं, कई सारी फ्लेवर्ड्स सिरप्स होती हैं, ठीक है, तो उनको दिया जाता है। अब जो पेप्सिन है, पेप्सिन की भी सिरप भी आती है, टैबलेट भी आती हैं। अब इनको ये अकेले भी आती है, इसका HCl के साथ कॉम्बिनेशन भी आता है। और कब दिया जाता है इसे, गैस्ट्रिक एकाइलिया में। एकाइलिया होता है जब गैस्ट्रिक जूस प्रॉपरली नहीं निकल रहे होते हैं GIT में, ठीक है। ड्यू टू एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, एट्रोपिक मीन्स क्या होता है कि सेल की अगर एट्रोफी हो गई, ठीक है, उस कंडीशन में, गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में, ठीक है, इन्फ्लेमेशन है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है, या पर्नीशियस एनीमिया है। पर्नीशियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की वजह से। ये सब नोट्स मैंने दिए हैं, अगर आपने पढ़ा होगा। सॉरी, दोबारा से खोलती हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पेप्सिन की। पेप्सिन टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं, और इसकी टॉनिक्स के फॉर्म में, हेल्थ टॉनिक हमने पहले भी पढ़ा, और लिक्विड्स के फॉर्म में भी आते हैं, और सिरप्स के फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है। तो पेप्सिन को कई बार अकेले भी दिया जाता है, HCl के साथ भी दिया जाता है। और कब दिया जाता है, जब भी एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है हमारे स्टमक में, तभी इनको देना चाहिए, ठीक है। बिना एंजाइम डेफिशिएंसी के नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे, अब देखो, जैसे हमने लेक्सेटिव्स में पढ़ा था, लेक्सेटिव का एक कॉज, लेक्सेटिव लेने से ही कई बार क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मैंने जैसे बताया था। वैसे ही ज़्यादा अमाउंट में डाइजेस्टेंस लेने से इनडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो हमें कब डाइजेस्टेंट लेने हैं, ओनली व्हेन एंजाइम इज डेफिशिएंट,
इन जीआईटी, ठीक है। जब भी एंजाइम डेफिशिएंट है उसी कंडीशन में हम डाइजेस्टेंस लेंगे, नहीं तो इनडाइजेशन होने के चांसेस भी होते हैं। अब हम देख रहे थे कि जो एंजाइम डेफिशिएंसी हो रही है वो किस किस वजह से हो सकती है। वो एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकती है, कई बार सेल्स डैमेज हो गई, सेल्स में एट्रोफी हो गई, उसकी वजह से जो जीआई ट्रैक्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है। कोई कार्सिनोमा हो गया, पर्नीशियस एनीमिया हो गया, ये मैं बता रही थी विटामिन B12 की वजह से होता है, जिसे हम बोलते हैं साइनोकोबालामीन, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर हो गया तो उस कंडीशन में भी हम क्या देते हैं, डाइजेस्टेंस दिए जाते हैं। अगला आते हैं पेपेन। तो पेपेन किससे ऑब्टेन होता है, ये पपाया से ऑब्टेन किया जाता है। पपाया में भी कौन सा, रॉ पपाया से, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ठीक है। इसको दिया जाता है। अगला है पेनक्रियाटिन, ठीक है। पेनक्रियाटिन क्या है, ये मिक्सचर है पेनक्रियाटिक एंजाइम का। अब देखो पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन भी है, ठीक है। तो एंडोक्राइन पार्ट से जो 3 तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स, ठीक है, वो तो अपना हार्मोन्स रिलीज करती हैं, वो वाला फंक्शन अलग है। अब जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो एंजाइम्स रिलीज करता है। तो उन एंजाइम्स में से भी कौन कौन से एंजाइम होते हैं, जैसे कि एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज इसमें प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाटिन में। तो ये भी एज अ ट्रीटमेंट, एज अ डाइजेस्टेंट दिया जाता है। तो ये कैसे ऑब्टेन होता है, ये हॉग एक तरह का एनिमल है, एक और पिग के पेनक्रियास से इसको ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के केस में इसको दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं, हाँ, इन और इस कंडीशन में जो पेनक्रियाटिन दिया जाता है ये कैसे यूज़ किया जाता है, ये एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। मैंने पहले भी बताया था एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स क्यों दी जाती हैं, ताकि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो ना हो पाए, ठीक है। अगला आता है डायस्टेज। डायस्टेज भी क्या है, एक अमाइलोलिटिक एंजाइम है, ठीक है। अभी तक हमने देखा प्रोटियोलिटिक एंजाइम के बारे में देख रहे थे। अमाइलोलिटिक एंजाइम का मतलब क्या है, ये स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस एस्परजिलस ओराइजी, और ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, एस्परजिलस फंगस ओराइजी से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। इसको भी कहाँ यूज़ करेंगे, पैनक्रियाटिक इनसफिशियंसी में, बट एफिकेसी इज इक्विवोकल। आगे चलते हैं। अब इसके कुछ प्रिपरेशंस हैं, इसकी इमेज भी मैंने अटैच की है। तो कौन कौन सी हैं, एरिस्टोजाइम, डाइजीप्लेक्स, एंटोजाइम, लूपीजाइम, पेंजाइनॉर्म, यूनी एंजाइम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डायस्टेज, फंगल डायस्टेज भी होता है जो फंगस से ऑब्टेन होता है, मैंने बताया था। पेप्सिन होता है, साइमीथाइकोन होता है, और देखो डाइजीप्लेक्स में क्या होता है, डायस्टेज होता है, पेप्सिन होता है, ठीक है। इसमें भी फंगल डायस्टेज, पेप्सिन। तो इसकी मैं इमेज आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, ये दिखा रखा है डायस्टेज एंड पेप्सिन कैप्सूल्स दिखा रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा अमाइलेज पेप्सिन सिरप देखो, पाइनएप्पल फ्लेवर, बहुत सारे फ्लेवर्स में आती हैं, टेस्टी भी होती हैं काफ़ी, मैंने पी रखी हैं। तो डाइजीप्लेक्स, ठीक है, अल्फा अमाइलेज है, इसमें पेप्सिन है। तो ये हमने डाइजेस्टेंस की भी बात आज कंप्लीट कर ली, हमारा एंटी एमेटिक्स कंप्लीट होता है। थैंक यू। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं।